आज हमारा फोकस ह्यूमन ब्लड के बारे में होगा। और ह्यूमन ब्लड के बारे में क्या होगा, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको जान लेते हैं। जनरली हम लोग जब भी ब्लड के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारा फोकस क्या हो जाता है कि हम सीधे सीधे इसके ब्लड ग्रुप ए बी या ओ इसके बारे में जानते हैं। चलिए आज हम लोग जानेंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप को। आपने ठीक ही सुना है, ब्लड ग्रुप को जो ए बी और ओ से अलग है। और इस ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है पहले देख लीजिए, इसके बाद डिटेल्स में जानेंगे हम लोग कि आखिर ब्लड ग्रुप ह्यूमन ब्लड के बारे में जो जनरली आपको बहुत सारे सभी बुक्स में मिलेंगे और यूट्यूब में भी इनके बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये गोल्डन ब्लड ग्रुप जो है, ये गोल्डन ब्लड ग्रुप ए बी या ओ से अलग है। क्यों अलग है? गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग ज़्यादातर एनीमिया से पीड़ित होते हैं। क्यों पीड़ित होते हैं? और गोल्डन ब्लड ग्रुप को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह किसी भी ग्रुप वाले को चढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले जो हमारा था यूनिवर्सल डोनर ओ, ये यूनिवर्सल डोनर ओ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप इस हो गया गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो कुछ बातें सीधे सीधे हमारे जहन में आती है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ब्लड है, ब्लड के बारे में जानेंगे हम लोग। इसमें क्या जानेंगे? एंटीबॉडी जानेंगे, एंटीजन जानेंगे, ठीक है, RH फैक्टर जानेंगे। और फिर जब हम एंटीजन, एंटीबॉडी और RH फैक्टर जानेंगे तब हमें समझ में आएगी ये गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है। और हमारा फोकस क्या है? गोल्डन ब्लड ग्रुप को जानना। लेकिन चूँकि ह्यूमन ब्लड को समझ रहे हैं तो चलिए डिटेल्स में बहुत ही तेज़ी से देख लेते हैं हम लोग। तो ह्यूमन ब्लड में क्या होता है कि आप जानते हैं हमारे शरीर का जो वेट होता है ना, उसका लगभग 7% किसका? वज़न का। हमारे शरीर का जो वज़न होता है उसका 7% तक क्या होता है? ये हमारे शरीर में होता है क्या? तो खून, रक्त होता है। कितना? तो 7% होता है। अब चलिए इसको जानते हैं तेज़ी से। तो ब्लड, जनरली ब्लड में क्या होता है? देखिए यहाँ इसको जनरली ब्लड हो गया। तो ब्लड में हम लोग दो ब्लड जो है, तो ब्लड में बेसिकली क्या है? एक प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। ये हमारा जो कुल ब्लड होता है ना उसका 60% तक होता है प्लाज्मा। एक हो गया क्या? प्लाज्मा। और दूसरा क्या हो गया? रुधिराणु, ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 40%। यहाँ ध्यान दीजिए, ह्यूमन ब्लड में क्या होता है कि हमारे शरीर के कुल वजन का 7% ब्लड होता है। लेकिन ब्लड में बेसिकली क्या होता है? तो ब्लड में बेसिकली होता है प्लाज्मा, जो टोटल कितना होता है? 60% तक होता है। जबकि ब्लड कॉर्पस्कल्स, रुधिराणु जो है वो 40% तक होता है। अब देखिए क्या है कि जैसे जैसे हम ब्लड के बारे में जानेंगे, हमारी जानकारियाँ बढ़ेंगी, तो क्या होगा कि इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अब जैसे क्या है कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा चलिए यहाँ देख लीजिए, ये हो गया प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या है कि प्लाज्मा में जो 60% है ये ब्लड का प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या है? तो प्लाज्मा में 90% क्या है? पानी। और प्लाज्मा में 90% पानी हो गया और 7% क्या है? प्रोटीन। अब देखिए, अब तक आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट बना रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आप जानते हैं कि ये सवाल कि ब्लड में प्लाज्मा कितना % होता है, ब्लड में ब्लड कॉर्पस्कल्स कितना % होता है, अब प्लाज्मा में वाटर कितना % होता है, प्रोटीन कितना %, इससे रिलेटेड सैकड़ों सवाल पूछे जा चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है
कि प्लाज्मा के बारे में क्या है कि प्लाज्मा जो है उसमें 90% जल है, पानी है और 7% तक प्रोटीन होता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं किसको, तो ब्लड कॉर्पस्कल्स को देखते हैं। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स रुधिराणु, जब ब्लड कॉर्पस्कल्स को देखेंगे तो यहीं पे हम लोग को क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप। अब कैसे मिलेगा वो भी पता चल जाएगा तुरंत। चलिए सबसे पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो गया रक्त का बिंबाणु, ये हो गया लाल रक्त कण, ये हो गया श्वेत रक्त कण और ये रक्त बिंबाणु। चलिए अब इसमें क्या हम लोग किसको देख रहे हैं, ब्लड कॉर्पस्कल्स को, और इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ये किस किस इसमें कैटेगराइज हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसी क्या है, चलिए इसको जानते हैं। तो आरबीसी क्या है कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आरबीसी हमारे शरीर में जितना ह्यूमन ब्लड जो होता है ना, उसका ह्यूमन ब्लड का 40% क्या होता है, आरबीसी होता है। चलिए इसको दूसरा कलर से देखिए, ह्यूमन ब्लड का 40%, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ब्लड का 40% क्या हो गया, आरबीसी हो गया। मैंने क्या कहा था, प्लाज्मा क्या होता है, टोटल कितना होता है 60%, ब्लड का परसेंट कितना होता है 40%, और प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है तो 90% होता है। इसमें कुछ भी याद करने का नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखना है तो वो बिल्कुल ही समझ में आएगा कि बातें क्या हो रही है। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या हो गया कि आरबीसी, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आरबीसी है, तो आरबीसी की खोज लुएनहॉक ने किया था। जो इम्पोर्टेंट है वही जानेंगे, एक्चुअली हमको जानना गोल्डन, लेकिन इसको देख लीजिए, लुएनहॉक। अच्छा आप ये बताइए, आरबीसी ह्यूमन ब्लड का 40% है और इसका कलर क्या होता है, जनरली हम लोग जानते हैं कि इसका रंग क्या होता है, रेड होता है। तो इसका जो कलर होता है, इसका कलर रेड क्यों होता है, इसका रंग जो है लाल क्यों, सवाल तो है। इसका कलर लाल क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैकड़ों बार पूछा गया सवाल। प्रीवियस सेट बनाइए या नया सेट निकालिए, देखिए उसमें मिलता है कि नहीं। तो जो आरबीसी है, आरबीसी जो रेड कलर का होता है, रेड कलर किस लिए होता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही ये होता है रेड कलर का। अब आप चलिए देख लीजिए, इसका जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है जानते हैं, ये आरबीसी क्या करता है, आरबीसी का रोल क्या है कि ये शरीर, हम जो श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम भी इसी का है। कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कौन पहुंचा रहा है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, आरबीसी कर रहा है। चलिए अब इसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली निश्चित रूप से जानते हैं कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो तो एक बीमारी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनीमिया। जिसमें क्या होता है, एनीमिया क्या हो गया, एनीमिया हो गया जिसके शरीर में रक्त की कमी हो ना, उसको एनीमिया की बीमारी होती है। तो शरीर में रक्त की कमी कौन सी, तो आरबीसी की कमी अगर हो तो क्या हो गया, एनीमिया हो गया। एनीमिया जो है ये एक बीमारी है क्या, तो जिसके रक्त की कमी यानी हीमोग्लोबिन की अगर कमी शरीर में होती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। अब इसका जो लाइफ पीरियड है, आरबीसी है, जनरली क्या है कि ये 120 दिन तक सरवाइव कर सकता है। 120 दिन तक आरबीसी जो है ये सरवाइव करता है। और हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया बीमारी, इसका कलर रेड किस लिए, तो हीमोग्लोबिन के कारण। ये श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं ये पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इसकी खोज किसने की, लुएनहॉक से। तो आरबीसी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी ये ह्यूमन ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो 40% होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी।
WBC क्या होता है, इसको बोला जाता है शरीर का जो रक्षा तंत्र है ना, पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका WBC जितना अच्छा रहेगा आप उतना ही स्वस्थ रहेंगे, आपका रोगों से लड़ने का जो क्षमता है वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, पुलिसमैन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको क्या बोला जाता है, पुलिसमैन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर कर रहा है WBC पे। और इसका जो लाइफ सर्कल होता है, मतलब WBC का जो लाइफ होता है वो 1 सप्ताह से कम का होता है, 1 सप्ताह से कम का होगा। बात किसकी हो रही है, WBC। तो WBC क्या हो गया कि ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारा किसके ऊपर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है WBC पर। और इसका जो लाइफ एक्सपेक्टेशन है वो क्या है कि 1 वीक से कम का होता है, 1 सप्ताह से कम का होता है। अब चलिए इसमें क्या है कि WBC में क्या है कि WBC अगर किसी को कम है, किसी के शरीर में WBC कम है तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है देख लीजिए। एक बीमारी होती है ल्यूकोमिया, नाम सुना होगा। ये ल्यूकोमिया क्या है कि WBC किसी के शरीर में अगर कम है तो उसको बीमारी होती है ल्यूकोमिया। और ल्यूकोमिया के कारण जानते हैं जानलेवा बीमारी होती है ये ल्यूकोमिया। जिसको हो गया वो कैंसर से पीड़ित होने का संभावना उसका बहुत बढ़ जाता है। यानी वो अगर कैंसर से पीड़ित हो गया या फिर कैंसर रोग के शिकार हो गए तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमज़ोर है कि वो कैंसर से रिकवरी ही नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों का कैंसर होने के कारण मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए WBC की कमी से ल्यूकेमिया जो बीमारी होती है वो एक्चुअली कैंसर जनित बीमारियों का जड़ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं प्लेटलेट्स को। तो आप जानते हैं प्लेटलेट्स में क्या है कि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, निश्चित रूप से जानते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है कि ये रक्त का थक्का जमने में है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रोजेनम या फाइब्रिजेनम। ये क्या करता है, आपको रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। रक्त का थक्का, कोल्ट, ब्लड कोल्ट जो होता है ना, रक्त का थक्का वही हुआ। ब्लड कोल्ट जो हो रहा है, ब्लड कोल्ट के लिए जिम्मेदार कौन हो गया, तो ये प्लेटलेट्स हो गया। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये फाइब्रोजेनम पाया जाता है। यही उत्तरदायी है क्या है कि रक्त का थक्का बनेगा। रक्त का थक्का बनने का मतलब यह है कि कभी किसी भी तरह से अगर चोट लग जाए और वहाँ से ब्लीडिंग हो तो वो ब्लीडिंग रोकने का जो काम है ना वो प्लेटलेट्स करता है। यानी कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो रोक देगा अगर उसका प्लेटलेट्स सही हो। जितना प्लेटलेट्स होना चाहिए उसके ब्लड में अगर उतना प्लेटलेट्स है तो निश्चित रूप से वो ब्लड धीरे धीरे रुक जाएगी। और अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी होती है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि ब्लड का थक्का नहीं जमता है। आप एक बीमारी के बारे में जानते होंगे, शुगर में क्या होता है कि शुगर पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उसका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि कहीं कटने छटने पर क्या होता है कि वो रक्त का थक्का बनना बहुत धीरे धीरे बनता है या फिर नहीं बनता है। इसके कारण क्या होता है कि कोई घाव अगर हो तो वो उसके रिकवरी करने का जो समय होना है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी अगर कोई वुंड है उसका जो टेन्योर होना चाहिए कि उतना में हीलिंग हो जाए उसका, लेकिन वो नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि प्लेटलेट्स जितना होना चाहिए उतना प्लेटलेट्स उसमें नहीं होता है। तो प्लेटलेट्स का हो गया। अब हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट्स को देखा। अब हम लोग बहुत ही नज़दीक पहुंच रहे हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप को जानने का। तो गोल्डन ब्लड ग्रुप को जो जानेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ह्यूमन ब्लड में क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए यहाँ लिखिए ग्लाइकोप्रोटीन। इसका काम क्या है अभी तुरंत समझ में आएगा। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है कि ये ब्लड में जो पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन ही ब्लड में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन ही क्या है, एंटीजन है। ब्लड में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया गया
उसी को क्या कहा जाता है, एंटीजन। मतलब ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या पाया जाता है, एंटीजन। अब आप ब्लड ग्रुप के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, क्या कहा जाता है, एंटीजन। अब क्या है, आप ये भी जानते हैं कि जो एंटीजन है, तो एंटीजन से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं किसको, तो ब्लड के ग्रुप को। और इसको किसने खोजा था, तो लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप देखिए बहुत बार पूछा गया, ब्लड ग्रुप इसको कौन खोजा, लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है, लैंड स्टीनर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, लैंड स्टीनर ने। ब्लड ग्रुप का खोज लैंड स्टीनर ने। और कैसे किया, चलिए अभी तुरंत देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन होता है ब्लड ग्रुप में, ग्लाइकोप्रोटीन के कारण जो एंटीजन है, तो उसी एंटीजन को ही क्लासिफाइड किया गया है किसमें, तो एंटीजन। चलिए देखिए इसको, एंटीजन अभी तुरंत मिलेगा बहुत कुछ, ए बी, चलिए ए बी, इसी से बहुत सवाल पूछा गया है। और अब ध्यान से एक बार देख लीजिए, ए बी और क्या है, कोई नहीं, मतलब कोई एंटीजन नहीं है इसमें, क्या, नो एंटीजन। ठीक है, अब क्या है कि ये जो ब्लड में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन में एंटीजन पाया जाता है और एंटीजन से ही हम अब ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये आइडेंटिफाई करने वाला कौन था, तो ये था कार्ल लैंड स्टीनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब एंटीजन के कारण ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब देख लीजिए यहाँ। चलिए यहाँ देखिए, ब्लड ग्रुप। अब देखिए एंटीजन के कारण क्या होगा कि शरीर में जो एंटीजन पाया जाता है, मतलब किसी ह्यूमन ब्लड में जो एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप भी होता है। यानी एंटीजन अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन अगर बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन अगर कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ। ठीक है, यहाँ देखिए सीधी सीधी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्लड ग्रुप आपको पता है कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो अगर सवाल आता है कि अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन क्या होगा, तो बी होगा। इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप और जो एंटीजन है वो सेम होता है। ब्लड ग्रुप और एंटीजन क्या होता है, सेम होता है। चलिए अब एंटीबॉडी क्या है तो उसको भी देख लेते हैं। तो एंटीबॉडी और कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है, देखिए तो एंटीबॉडी क्या हो गया कि एंटीजन का ऑपोजिट, एंटीजन जो होगा ठीक उसका ऑपोजिट होगा एंटीबॉडी। आप देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या होगा, ऑलवेज एंटीजन का, यानी जो आपका ब्लड ग्रुप है उसका ऑपोजिट होगा। तो ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन क्या होगा, बी। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए। ब्लड ग्रुप ए और बी है तो इसका मतलब इसका एंटीजन क्या होगा, कोई नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए या बी। ठीक है, क्या होगा, ए या बी, ए या बी नहीं, ए बी दोनों साथ में होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, बी है। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी क्या है, ए है। ब्लड ग्रुप ए बी है, एंटीजन ए बी है, तो उसका एंटीबॉडी क्या हुआ, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई नहीं। और ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो उसमें एंटीजन तो कोई नहीं है, ए और बी नहीं है, लेकिन उसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, तो ए और बी पाया जाता है। यहाँ क्या हो गया कि एंटीबॉडी भी क्या हो गया कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक तरह का ये प्रोटीन ही है। एंटीबॉडी जो क्या है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक तरह का प्रोटीन है। जैसे एंटीजन क्या था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन जिसके कारण जिसको हम एंटीजन से आइडेंटिफाई करते हैं, उसी तरह प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, उससे एंटीबॉडी को करते हैं। और हम हमेशा देखते हैं कि एंटीबॉडी इज ऑलवेज अपोजिट टू एंटीजन, इसीलिए तो उसका नाम ही एंटीबॉडी पड़ा है। अब इसमें क्या जानना है, और इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप में, और वो होगा क्या, जान लेते हैं। तो चलिए यहाँ क्या हो गया कि एंटीबॉडी हो गया। अब यहाँ पे एक बात जान लेना जरूरी होता है
कि आरबीएच जो होता, आरबीसी के सतह में, आरबीएच नहीं, आरबीसी के सतह में, आरबीसी के सरफेस में क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है। और आरबीसी के सतह में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, अभी देख लेते हैं, आरएच फैक्टर। चलिए, आरबीसी के सतह में एक प्रोटीन पाया जाता है और ये नया खोजा गया है। और आरबीसी के सतह पे जो आरएच फैक्टर पाया जा रहा है, ये क्या है, तो ये एक तरह का क्या है, ये एंटीजन है। आरएच फैक्टर जो है ये क्या है, ये एक एंटीजन ही है, लेकिन नया खोजा हुआ। अब इसको खोजा कौन है, वीनर प्लस वही लैंडस्टीनर जो ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा था। कुछ नहीं छूटेगा इससे, इतना तो तय मानकर चलिए। तो आरबीसी में क्या है होता है, आरएच फैक्टर पाया जाता है, ये नया खोजा गया। और आरएच फैक्टर क्या है, ये है क्या, एक एंटीजन ही है जो वीनर और लैंडस्टीनर ने खोजा। क्या है, एंटीजन है। अब क्या हो गया कि आरएच फैक्टर जो है, आरएच फैक्टर को फुल फॉर्म हम लोग रीसस फैक्टर, रीसस एक बंदर से लिया गया है। रीसस फैक्टर इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए, इसमें क्या है कि आरएच फैक्टर, देखिए आरएच फैक्टर से क्या आ रहा है, आप देखिए ये आरएच फैक्टर जो नया खोजा गया विनर और लैंडस्टीनर द्वारा, इसमें क्या होता है, देखिए कि जिस ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर होगा उसको बोला जाएगा, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसमें या तो आरएच फैक्टर होगा, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, अगर आरएच फैक्टर यस, तो ये ब्लड ग्रुप क्या लिखाएगा, पॉजिटिव। आरएच फैक्टर नो, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। चलिए, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ ब्लड ग्रुप तो हम लोग को पता था, लेकिन हम लोग को ये देखना था कि ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ से आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ से आता है ये समझ में आ गया कि आरबीसी में एक आरएच फैक्टर होता है, रीसस फैक्टर, ठीक है। इसकी खोज वीनर और लैंडस्टीनर ने किया है। ये क्या है कि ये भी एक तरह का एंटीजन। और आप जानते हैं कि एंटीजन के कारण ही तो आप ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एंटीजन ए इट मीन्स ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी इट मीन्स ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी इट मीन्स ब्लड ग्रुप ए बी। एंटीजन अगर नहीं है इट मीन्स वो ओ ग्रुप का हो गया। तो यहाँ क्या हो गया कि आरएच फैक्टर, अब पता चला हम लोग को एक नया एंटीजन, तो ये आरएच फैक्टर इसमें जुड़ गया। तो जिसमें आरएच फैक्टर रहेगा वो पॉजिटिव, जिसमें आरएच फैक्टर नहीं रहेगा वो क्या हो गया, नेगेटिव। आरएच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अभी तुरंत समझ में आएगा कि आरएच फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि किसी का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, ठीक है, इसको अगर ब्लड चढ़ाना है, पहला बार आरएच नेगेटिव दिया जा सकता है, ठीक है, पहली बार आप आरएच नेगेटिव इसको दे सकते हैं, मतलब आरएच पॉजिटिव को है उसको आरएच नेगेटिव दे सकते हैं। दोबारा जैसे आप आरएच नेगेटिव देंगे, आरएच पॉजिटिव आरएच, मतलब क्या है कि आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव को आरएच नेगेटिव ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है। लेकिन आरएच पॉजिटिव को अगर गलती से आरएच नेगेटिव चला गया, पहला बार कोई असर नहीं होगा, लेकिन दोबारा अगर आरएच नेगेटिव वाला को आरएच पॉजिटिव ब्लड अगर दे दिया जाए तो निश्चित रूप से आरएच नेगेटिव वाला का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आरएच नेगेटिव वाला जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये मारा जाएगा। कौन, आरएच नेगेटिव वाला। यहाँ ध्यान दीजिए, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का क्या रोल है, यही बता रहे हैं कि आरएच नेगेटिव वाले को एक बार आरएच पॉजिटिव चढ़ा दिए तो चल जाएगा, लेकिन दोबारा जैसे चढ़ाएंगे तो आरएच नेगेटिव वाले का क्या होगा कि मृत्यु हो जाएगी, मतलब गलती से भी नहीं चढ़ाना। इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लड डोनेशन की बात आती है, ब्लड चढ़ाने की बात आती है, तो सिर्फ ग्रुप जानने से नहीं होगा, उसका आरएच फैक्टर जानना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आरएच नेगेटिव वाले को पहले से कभी अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा होगा, सेम ग्रुप वाले ब्लड अगर उसको फिर से आरएच पॉजिटिव चढ़ा दिया जाए तो निश्चित रूप से आरएच नेगेटिव वाले की मृत्यु हो जाएगी। यहाँ एक और बात मैं बता दूं
दो कि अगर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाले पति पत्नी हो तो उसमें उसका जो पहला संतान होता है वो जीवित होता है, लेकिन RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाले पति पत्नी के जो दूसरे संतान होंगे, मतलब दूसरा बच्चा, वो मृत पैदा होगा या फिर जन्म लेने के साथ ही मारा जाएगा। इसका मतलब यह है कि RH फैक्टर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोगों को यह पता चल गया एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, RH फैक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। चलिए अब हम लोग ढूंढ कर निकालते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप को। अब चलिए देखते हैं हम लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड, जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है उसको। चलिए यहाँ देखते हैं ये ब्लड ग्रुप के बारे में। तो इसमें क्या है कि ब्लड ग्रुप ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्लड ग्रुप। रुकिए इसको से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गोल्डन ब्लड ग्रुप। यही हमारा टॉपिक है, गोल्डन ब्लड ग्रुप। अब ये क्या है जान लिए, पूरा जो अभी हम लोग जाने वो इसी को जानने के लिए कि गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड ग्रुप में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या है, तो ब्लड ग्रुप में हम जानते हैं क्या है। तो ब्लड ग्रुप में हम लोग को देखना है एंटीजन, फिर क्या है एंटीबॉडी, समझिए इसको, और क्या है RH फैक्टर। इसका मतलब है एंटीबॉडी को हम लोग अगर साइलेंट रखें, इसलिए साइलेंट रखें कि एंटीबॉडी डिसाइड किससे हो रहा है, तो एंटीजन से हो रहा है, उसका ऑपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन और RH फैक्टर दोनों प्रभावी ना हो, मतलब ये ऐसा ब्लड ग्रुप हो गया गोल्डन ब्लड ग्रुप। क्या हो गया, इसमें क्या हो गया कि एंटीजन और RH फैक्टर ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन और RH फैक्टर दोनों प्रभावी ना हो, ऐसे ब्लड ग्रुप को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, और इसे ही नया नाम दिया गया है गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या होगा, जिसमें एंटीजन और RH फैक्टर नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसे जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले हैं, इसको क्या है कि ये किसी को भी दे सकता है, ये किसी को भी दे सकता है, मतलब ब्लड दे सकता है, ये यानी इसका ब्लड को किसी पे चढ़ाया जा सकता है। आपको जब ब्लड किसी को चढ़ाना हो और अगर वो गोल्डन ब्लड ग्रुप से है, तो इसका मतलब ना आपको एंटीजन पता लगाना है, मतलब ग्रुप पता नहीं लगाना है, ना आपको RH फैक्टर पता लगाना है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं लगाना, सीधे ब्लड निकालना है और उसको चढ़ा देना है। मतलब कोई एक, मान लीजिए कोई A है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, और B जो है ये है गोल्डन ब्लड ग्रुप, भी गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति हैं, एक ऐसा ह्यूमन जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाला है, और ए को ब्लड का जरूरत है, तो ये सीधे चढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है, तो एंटीजन नहीं देखना है, RH फैक्टर नहीं देखना है। मतलब आपको गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले का जो ब्लड है, ए को अगर चढ़ाना हो तो आपको पता ही नहीं लगाना है कि ए का ब्लड ग्रुप कौन सा है। एक ब्लड ग्रुप इसीलिए कि एंटीजन से पता चलेगा ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH फैक्टर कौन सा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको भी जानने की जरूरत नहीं है। तो हो गया ना, गोल्डन ब्लड ग्रुप जो हो गया ऐसा ब्लड ग्रुप हो गया जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप हो गया, जिसको संभाल के रखना जरूरी है। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसमें गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, यानी उसमें एंटीजन नहीं होगा, ना RH फैक्टर का पता होगा, और ऐसे ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड को किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। तो इसका क्या हो गया कि जो डोनर, हमारा यूनिवर्सल डोनर हम लोग किसको कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर हम लोग किसको बोलते हैं, हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए को। चलिए लिख देते हैं इसमें यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोल रहे हैं, देखिए इसको यूनिवर्सल डोनर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है कि एंटीजन नहीं है। देखिए, तो मैंने क्या कहा था कि ब्लड ग्रुप चढ़ाने में आपको क्या पता लगाना है, एंटीजन और RH फैक्टर। यहाँ जो O ब्लड ग्रुप वाले हैं उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए क्या होता है कि आप AB ग्रुप वाले को
मतलब दोनों ग्रुप वाले को आप चढ़ा सकते हैं। कौन सा ब्लड? ओ। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको दिया जा सकता है। लेकिन ये सबको दे रहे हैं ओ, लेकिन आपको किसका ध्यान रखना है? RH फैक्टर का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले में क्या है कि ना आपको एंटीजन का ध्यान रखना है और ना आपको किसका ध्यान रखना है? RH फैक्टर का ध्यान रखना है। अब आती है बात यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब जो किसी से ले सकता है। देखिए कौन ले सकता है? ए भी ले सकता है। चलिए इसको भी लिख देते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये किसी से भी ले सकता। अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB को क्यों बोला जा रहा है देख लीजिए इसको। इसमें क्या है कि कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्या है कि AB ब्लड ग्रुप जो है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसलिए क्या है कि जब एंटीबॉडी नहीं है तो आपको ध्यान नहीं रखते हुए क्या करना है कि इसको ब्लड आप चढ़ा सकते, A भी चढ़ा सकते हैं, B भी चढ़ा सकते हैं और O भी चढ़ा सकते हैं। यानी AB ब्लड ग्रुप वाले का क्या हो गया कि उसको A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या है कि RH फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, लेकिन गोल्डन ब्लड ग्रुप में आपको RH फैक्टर को भी ध्यान में नहीं रखना है। इसीलिए ऐसे ब्लड ग्रुप वाले लोग जिसके ब्लड में ना कोई एंटीजन पाया जाता है ना कोई RH फैक्टर इफेक्टिव होता है, ऐसे ब्लड को ही गोल्डन ब्लड ग्रुप बोला जाता है। ये नई खोज है जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप कहा गया है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो जानकारी इससे पहले थी कि हम ह्यूमन में AB और O ब्लड ग्रुप पाया जाता है, लेकिन एक पांचवा ब्लड ग्रुप भी खोजा गया है जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप। और चलते चलते अंत में ये जान लीजिए कि हमारे शरीर में यानी ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका pH वैल्यू क्या होता है? तो उसका pH वैल्यू होता है 7 चल रहा, इसका pH वैल्यू होता है 7.35 से 7.45 के बीच। pH वैल्यू भी बताएंगे किसके बीच? 7.35 से 7.45 के बीच। जनरली आपके पास ऑप्शन रहेगा 7.40। क्या बात कर रहे हैं? ह्यूमन ब्लड का pH। इस तरह हम लोग आज देखें ह्यूमन ब्लड को, लेकिन हमारा फोकस क्या था? तो हमारा फोकस था गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में। एक ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें ना एंटीजन पाया जाता है ना RH फैक्टर इफेक्टिव होता है, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले को संभाल कर रखने की ज़रूरत भी पड़ती है। इसका भी कारण क्या हुआ कि रिसर्च में ये पता चला कि जो गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं इनके साथ क्या है कि इनमें ये एनीमिया से ग्रसित होते हैं। अब गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले, ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप हो गया, लेकिन ये एनीमिया से ग्रसित होते हैं और एनीमिया से ग्रसित होने के कारण इसको सहेज कर रखना यानी इसको प्रॉपर देखभाल की ज़रूरत है, ताकि ऐसे लोग स्वस्थ तरीके से रहे और एनीमिक ना हो, ताकि ब्लड की कमी ना हो। और ऐसे लोगों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए नए खोज के साथ ये बातें भी दोहराई गई है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ध्यान से और संभाल कर रखना होगा।